गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 15 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए और वीडियो जो लेक्चर है वो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो वॉच करते समय। तो इसलिए शुरू में ही आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको जो है हमारे क्वेश्चंस, हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं। और पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा आगे आने वाली क्लासेस कि आपका रिस्पांस किस प्रकार का रहता है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये यूनिक होंगे। आप देख सकते हैं, इसमें हम बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं कह रहे हैं। आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अगर अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हमें करेक्ट आंसर बताना है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक। इसके अलावा आप उत्तराखंड में जो है इंग्लिश LT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड LT इंग्लिश से रिलेटेड नोट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ग्रामर की बात करें या लिटरेचर की बात करें, सफिशिएंट नोट्स हैं। लिटरेरी एजेस को हमने डिस्कस किया हुआ है, MCQs उनके बेस पे बनाए हुए हैं। ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक सीरीज अलग से मिल जाएगी। पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोहलर जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? अगर बात करें कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत की तो उसमें मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है, आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंत में कि आपके जो है 15 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए इसमें, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का पुनर्बलन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, पुनर्बलन। स्पेशली अगर पुनर्बलन की बात करें तो एक होता है धनात्मक पुनर्बलन, एक होता है ऋणात्मक, निगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव और निगेटिव इसमें 2 रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संप्रत्यय की बात करें तो इसकी कौन सी विशेषता जो है महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होती है, आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इसके अपने क्या होंगे? विशिष्ट लक्ष्य होंगे, ठीक है। स्पेशल यानी कि एम होगा, एक ऑब्जेक्टिव होंगे इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। यानी कि ऐसा प्रिंसिपल जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान, ठीक, उसको प्रमुखता दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिव यानी कि सॉल्यूशन की बात करें, एक्टिव रिस्पॉन्ड किस में आएगा? सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम या सूझ का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उसकी ओर बढ़ेंगे हम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सूझ का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने सुना होगा। सूझ बूझ, सूझ वहीं से मिलता है ये वर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? अगर अधिगम की बात करें तो कौन सा कथन जो है उपयुक्त नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है। अधिगम पर परिपक्वता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैच्योरिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लर्निंग पे, ऐसा कह रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। मोटिवेशन से जो लर्निंग होगी वो क्या होगी? उसमें वृद्धि होगी, ये कहा जा रहा है।
और अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान जो है अधिगम का उच्चतम स्तर है। लास्ट ऑप्शन है अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। व्यवहारगत परिवर्तन होता है, तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है कह रहा है। उपयुक्त नहीं कौन सा है इसमें अगर बात करें तो कथन उपयुक्त कौन सा नहीं है। अधिगम जो है ना वो क्या करेगा, अधिगम को परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन परिपक्वता के कारण जो प्राप्त यानी कि परिपक्वता के कारण जो आपके अधिगम में वृद्धि होगी वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं आता है। हमने डिस्कस किया था परिपक्वता मेच्योरिटी के कारण जो हम उसमें हम लर्निंग होती है उसको लर्निंग की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे परिपक्वता का अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि उपयुक्त नहीं है। होना क्या चाहिए था यहाँ पे अधिगम जो है पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है मोटिवेशन तो अधिगम को में वृद्धि करेगा। कोई अगर किसी को मोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरित होगा और उसकी वजह से उसकी लर्निंग में वृद्धि होगी। समस्या समाधान जो है तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें, समस्या समाधान की बात करें तो समस्या समाधान अधिगम का क्या है, उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान क्या है, अधिगम का उच्चतम स्तर है। और ये किसके सिद्धांत में हमने डिस्कस किया था, ये हमने जब बात की थी रॉबर्ट गेने का, जब सिद्धांत की बात कर रहे थे हम, किसके सिद्धांत की बात कर रहे थे, रॉबर्ट गेने। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पूछा था कि अष्टसोपान की सिद्धांत किसने दिया है, तो रॉबर्ट गेने ने अष्टसोपान की सिद्धांत दिया है, जिसमें समस्या समाधान को उच्चतम स्तर बताया गया था लर्निंग का, और निम्न स्तर किसको बताया था, संकेत अधिगम को निम्न स्तर और समस्या समाधान को उच्च स्तर बताया था। अष्टसोपान की सिद्धांत की हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में भी, अधिगम से रिलेटेड जहाँ पे हमने चर्चा की थी टॉपिक पे। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है अधिगम अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, क्या है, सकारात्मक सहसंबंध है कि नकारात्मक है, यह बात करें। इसी में अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, या कोई संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में संबंध है। और कैसा संबंध है, सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब मोटिवेटेड रहेगा कोई इंसान तभी समस्या का क्या कर पाएगा, सॉल्यूशन खोज पाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे बात करते हैं किसी को लेना है अपने LT में सिलेक्शन, और उसके सामने समस्या है किसकी, संसाधनों की समस्या है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए उसको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसको मोटिवेटेड रहना होगा, और मोटिवेशन उसके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग जो है लर्निंग में वृद्धि होगी, और अगर लर्निंग में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने एग्ज़ाम में जो है सफलता प्राप्त करेगा और समस्या का समाधान उससे क्या होगा, संभव होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सृजनात्मकता का मापन। बात करें सृजनात्मकता का मापन, क्रिएटिविटी का मापन कैसे होगा, क्रिएटिविटी को कैसे मापेंगे। मापन के लिए निम्न इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है पूछा जा रहा है, सृजनात्मकता के लिए वाचिक परीक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। बच्चे, हम किस पे परीक्षण कर सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं, निरक्षर पे कर सकते हैं, प्रौढ़ पे कर सकते हैं, या शिक्षित एजुकेटेड पर्सन पे कर सकते हैं। तो अगर बात करें बच्चों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, किस पे कर सकते हैं, बच्चों पे कर सकते हैं। बच्चा कितना क्रिएटिव है इसका हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें जो है परीक्षण कर सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें निरक्षर, तो इस ऑप्शन को अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। अगर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात करें तो प्रौढ़ भी होंगे। ठीक है, उनमें भी क्रिएटिविटी कितनी है एक एडल्ट में, तो वो भी उसका भी मापन किया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति में क्रिएटिविटी कितनी है उसका भी मापन किया जा सकता है। निरक्षर की बात करें तो वाचिक परीक्षण का अंग नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इलिटरेट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलिटरेट। और साक्षर को बोलते हैं लिटरेट। लिटरेट यानी कि जिसको अक्षरों का ज्ञान हो। साक्षर और शिक्षित में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। साक्षर जिसको अक्षरों का ज्ञान हो उसको साक्षर बोलते हैं, और जो व्यक्ति एजुकेटेड हो उसको बोलते हैं शिक्षित। साक्षर और शिक्षित में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। अभिप्रेरणा चक्र जो मोटिवेशन साइकिल है उसका अगर प्रथम स्टेप की बात करें तो उसका पहला चरण कौन सा है पूछा जा रहा है। प्रणोद है, आवश्यकता है, प्रोत्साहन है या विचार है। तो इसका पहला चरण क्या होगा। हमने अभी इससे पहले बात की कि कहीं पे भी अभिप्रेरित मोटिवेशन किस व्यक्ति को चाहिए होती है, जो समस्या समाधान, जो किसी जिसके सामने कोई लक्ष्य होगा, यानी कि आवश्यकता होगी, नीड होगी, ठीक है, नीड होगी तभी तो वो किसी काम को करने के लिए जाएगा। आवश्यकता है तब क्या करेगा, वो किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन की आवश्यकता कब होती है। मोटिवेशन का अगर पहला स्टेप बोलें तो आवश्यकता हो जाएगा, नीड हो जाएगा। और नीड थियरी किसने दे रखी है, यानी कि आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर अभिप्रेरणा की बात करें, अभिप्रेरणा में भी आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है इंटरनल होती है, एक होती है एक्सटर्नल। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनएल होगा यहाँ पे, एक्सटर्नल होगा दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होगा, वो इंटरनल होगा। एक्सटर्नल क्या होगा, किसी चीज़ का जैसे पुरस्कार, प्रोत्साहन, इससे जो यानी कि वो होगा मोटिवेटेड। या जैसे हमने कहा कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्लास में अगर बात करें तो हमने कहा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते हैं तो आपको ये प्राइज़ मिलेगा। यहाँ पे हमने कुछ प्राइज़ फिक्स कर दिया, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो बाहरी अभिप्रेरणा है। और एक खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए, उसमें उसको किसी बाह्य यानी कि मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य यानी कि चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बाहरी चीज़ों से मोटिवेटेड ना होकर सेल्फ मोटिवेटेड होगा, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। पावलोव के सिद्धांत की बात करें, इवान पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है, यूसीएस क्या है, देखिए यूसीएस अनकंडीशनल, ये क्या है, अनकंडीशनल है। ये कोई कंडीशन नहीं बनी है, ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल क्या है, स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल क्या है, स्टिमुलस है। और एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस, ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात करें तो क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। भोजन को देख के कुत्ते की लार टपकना, ये क्या है, यूसीएस का एग्जाम्पल है। और कंडीशनल में क्या आ जाएगा, देखिए पहली बार में क्या होता है, भोजन रखा जाता है कुत्ते के सामने और उस भोजन को देख के कुत्ते की क्या होती है, लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। कुत्ते की क्या टपकती है, लार। दूसरी बार में भोजन हटा दिया जाता है और वहाँ पे बेल रख दी जाती है। वहाँ पे क्या रख दी जाती है, बेल रख दी जाती है, बेल बजाई जाती है, तो कुत्ते पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरी बार में बेल बजती है और भोजन आता है और कुत्ते की लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद ये अनुबंधन हो गया, बेल बजेगी भोजन आएगा। कुत्ते के दिमाग में ऐसा मैसेज हो जाता है कि जैसे बेल बजेगी वैसे ही क्या आएगा, भोजन आएगा। नेक्स्ट टाइम जब बेल बजती है तो कुत्ते की स्वतः ही लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ से उसको क्या पता चला कि बेल बजेगी तो भोजन आएगा। तो एक यहाँ पे अनुबंधन हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया बैल का, किससे, बैल का भोजन से। बैल बजने का संबंध किससे हो गया, भोजन से। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में अगर प्रिंसिपल और चौकीदार के बीच बात करें तो वॉचमैन लिख दिया हमने यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ने क्या कहा, तो प्रिंसिपल ने कहा जैसे ही मैं रिंग करूँगा तो आपको अंदर आना है, यानी कि कोई काम होगा तो हम आपको रिंग कर देंगे।
तो जैसे ही रिंग करेगा तो चौकीदार क्या करता है, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है। इससे क्या पता चलता है कि रिंग करने का मतलब है कोई ना कोई काम है, तो उसको बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉग के साथ भी होता है, ठीक है। यानी कि डॉग के साथ क्या होता है कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसके लिए क्या आएगा, भोजन आएगा, तो लार टपकना उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अनुबंधन हमने बताया था इससे पहले, जब किसी उद्देश्य, जब किसी लक्ष्य की अगर बात करें तो उसके लिए जो क्रिया की जाती है हमने बताया था उसको अनुक्रिया बोलते हैं। और जब किसी क्रिया के बदले जो क्रिया की जाती है उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। जब किसी क्रिया के बदले कोई क्रिया की जाएगी तो उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और जब किसी लक्ष्य के प्रति जो क्रिया की जाएगी उसको अनुक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने कहा है एलटी की पोस्ट, यानी कि ये क्या है, लक्ष्य है। इसके लिए जो अभी प्रिपरेशन चल रही है, जो तैयारी चल रही है, वो अनुक्रिया है। और इन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसको अनुबंधन कहते हैं। ये बताया हुआ था हमने। 3 टाइप की क्रियाएं बताई थी। एक तीसरी टाइप की क्रिया सहज क्रिया। सहज क्रिया क्या है, जैसे बंदर का क्या छीनना, केले, अगर आप कहीं फल कुछ ले जा रहे हैं, आपके हाथ से वो छीनना, वो उसकी क्या है, सहज क्रिया है। और सहज क्रिया में दूसरा एग्जाम्पल, प्याज काटते समय आँख से आंसू निकलना, वो भी सहज क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें यूसीएस क्या हो जाएगा, तो भोजन हो जाएगा। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने जो है आप देख सकते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। अगर बात करें, ये 3 नियम है, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। अब जो थॉर्नडाइक महोदय ने 2 टाइप के नियम दिए थे। एक तो प्रथम नियम दिए थे और दूसरे दिए थे इन्होंने द्वितीयक नियम। प्रथम नियम और द्वितीयक नियम। प्रथम नियम इनके क्या कहलाते हैं, प्रथम नियम यानी कि मुख्य नियम। मुख्य नियम को इन्होंने क्या कहा, प्रमुख नियम, ठीक है। और दूसरे नियम द्वितीयक नियम, इनको ही सहायक या गौड़ बोला जाता है। सहायक नियम या गौड़ नियम इनको कहा जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। प्रथम जो इनके नियम थे वो 3 थे, जिसमें हमारे पास अगर इसी ऑप्शन में बात करें, इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें, तो इसमें जो अभ्यास का नियम है ये इन्होंने दिया था प्रथम में। तैयारी का नियम दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था। जब तक कोई तैयार नहीं है सीखने के लिए, आप कुछ भी करिए वो सीखेगा नहीं। इसी में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप घोड़े को जो है तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगी होगी। तो रेडीनेस वाला सिद्धांत इस पे है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा, जो सीखना होगा परमानेंट हो जाएगा। और परमानेंट हो जाए जहाँ पे, तो उसी को अधिगम बोलते हैं। जब किसी चीज़ का नॉलेज, अगर परमानेंट ज्ञान की बात करें, किसी चीज़ का, हमने बताया था सीखने में 3 चीज़ें आती हैं। सीखने में क्या आता है, प्रशिक्षण आता है, ट्रेनिंग आती है, ठीक है। प्रशिक्षण आएगा, इसके अलावा अभ्यास आएगा। प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव 3 वर्ड हैं सीखने के लिए। अधिगम में 3 वर्ड आते हैं, प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव। इनके द्वारा जो अपेक्षाकृत बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके द्वारा जो अपेक्षाकृत जो है व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, वो कैसा होगा, परमानेंट परिवर्तन होगा। चेंज कैसा होगा, परमानेंट होगा, वही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम के 3 प्रमुख नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है इनके द्वारा दिया गया नियम। तो इन्होंने ये जो नियम दूसरे अगर बात करें तो इसमें प्रतिक्रिया का जो नियम है ये इन्होंने प्रमुख नियम में नहीं दिया था। इसमें अगर बात करें तो प्रतिक्रिया का नियम इन्होंने दिया ही नहीं था। इनके अगर गौड़ नियम की भी बात करें तो उनमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, शायद इससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक आपको ना मिल पाए। एक आपको याद रखना है, बहू, किसके बारे में याद रखना है, बहू यानी कि दुल्हन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इतनी मज़ेदार ट्रिक यहाँ पे आपको मिल रही है, तभी मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका रिस्पांस बहुत मायने रखता है। बहू ने क्या किया, बहू ने आंशिक मनोवृत्ति से, ठीक है, आंशिक मनोवृत्ति से, बहू ने आंशिक मनोवृत्ति से क्या किया, बहू ने आंशिक मनोवृत्ति से सादृश्य
साहचर्य का संबंध स्थापित किया। बहू ने आंशिक मनोवृत्ति से सादृश्य साहचर्य का संबंध स्थापित किया। यह एक ट्रिक मात्र है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहू ने क्या किया, आंशिक मनोवृत्ति से सादृश्य साहचर्य का संबंध स्थापित किया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। एक बहू को आपको लेना है, आंशिक मनोवृत्ति है उसकी, उससे उसने सादृश्यता का यानी कि सादृश्य साहचर्य का संबंध स्थापित किया। ऐसे आप याद रख सकते हैं, संबंध स्थापित किया से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ट्रिक लर्न करनी है यहाँ पे, ये सहायक नियम है, गौड़ नियम है। और अगर बात करें इसके साथ साथ थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक व्यवहारवादी जो सिद्धांत है अधिगम का, उसके तहत आते हैं। कौन? थॉर्नडाइक आते हैं उसके तहत, पावलोव आते हैं। व्यवहारवादी में कौन कौन आ जाते हैं? व्यवहारवादियों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएंगे व्यवहारवादियों में? व्यवहारवादियों में हमारे पास आ जाएंगे पावलोव आ जाएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे? पावलोव आएंगे। और इसके अलावा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके अलावा बात करें तो स्किनर आ जाएंगे, ब्रुस फ्रेडरिक स्किनर आ जाएंगे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा थॉर्नडाइक आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? थॉर्नडाइक, जिनकी बात चल रही है, थॉर्नडाइक आ जाएंगे। और इसके अलावा बात करें तो कौन आएंगे? क्लार्क एल हल आ जाएंगे, CL हल आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? CL हल। ये हमारे व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो क्लार्क एल हल का कौन सा सिद्धांत था? इन्होंने दिया था थियरी ऑफ जो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क एल हल ने। थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास यानी कि प्रयास और भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। स्किनर का अगर बात करें क्रिया प्रसूत, और पावलोव की बात करें तो शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हम बात कर रहे थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने जो है इन्होंने सीखने के सबसे पहले नियम दिए। सीखने के सबसे पहले नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जितने भी व्यवहारवादी हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? पशुओं पे किया। और संज्ञानवादियों की बात करें तो संज्ञानवादियों ने किस पे किए अपने प्रयोग? जिसमें अगर हम पियाजे का ही नाम ले लें तो पियाजे यानी कि मनुष्य पे आधारित किए। जब संज्ञान की बात करें तो संज्ञान से किसको जोड़ा जाता है? मनुष्य को। और व्यवहार में अगर बात करें पशु और मनुष्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे रॉबर्ट गेने वाले सिद्धांत में हमने बात की थी, क्या बताया था हमने? रॉबर्ट गेने वाले में हमने बताया था अष्ट सोपानकी का सिद्धांत। 8 सोपान दिए थे, लेकिन जो पहले 3 सोपान हैं उसमें मनुष्य और पशु दोनों लर्निंग करेंगे। मनुष्य भी करेगा और पशु भी करेगा। पहले 3 सोपान जो हैं उसमें मनुष्य और पशु दोनों अधिगम करते हैं, लेकिन जो लास्ट के 5 सोपान हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अध्ययन करेगा। और ये 5 सिद्धांत, लास्ट के 5 स्टेप किस पे आधारित हैं? ये संज्ञानवादियों पे आधारित हैं। जब संज्ञान की बात की जाएगी तो सिर्फ मनुष्य की बात आएगी, जब व्यवहार की बात आएगी तो उसमें पशु और मनुष्य दोनों आएंगे। तो पहले 3 सिद्धांत जो है व्यवहारवादी सिद्धांत पे आधारित है। व्यवहारवादी जितने सिद्धांत हैं उन पे आधारित है पहले 3 स्टेप, लास्ट के 5 स्टेप किस पे हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत पे आधारित। और अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो पशु है वो रॉबर्ट गेने के जो स्टेप्स हैं उनमें कितने स्टेप्स बताए गए हैं जिनमें पशु जो है अधिगम कर सकता है? तो पहले 3 स्टेप। और पशु और मनुष्य कितने स्टेप में अध्ययन कर सकते हैं? पहले 3 में। और अगर बात की जाए मनुष्य कितने स्टेप में अध्ययन कर सकता है, तो मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य पूरे 8 स्टेप में अध्ययन कर सकता है। लेकिन केवल मनुष्य की बात आएगी तो लास्ट के 5 स्टेप में, केवल मनुष्य की बात आएगी तो 5 में। और 8 में टोटल मनुष्य अध्ययन कर सकता है, सिर्फ 3 में जो है पशु कर सकता है। पहला स्टेप हमने इसका बताया संकेत अधिगम है, जो निम्न स्तर का बताया था। और जो सबसे उच्च स्तर का बताया था वो बताया था समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उच्च स्तर का इन्होंने अधिगम स्तर बताया था। रॉबर्ट गेने का अष्ट सोपानिकी का सिद्धांत। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया का नियम। ऐसा कोई नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था।
11वां क्वेश्चन है हमारे पास 11th नंबर का, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। जब शारीरिक गुणों की बात आए, जब किसकी बात आए, शारीरिक गुणों की बात आ जाए, तो उस पर आधारित पर्सनैलिटी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो किसने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था शारीरिक गुणों के आधार पे, तो ये किया था किसने, क्रेसमान ने किया था। किसने किया था, क्रेसमान ने किया था। जल्द ही आपको व्यक्तित्व पे, पर्सनैलिटी पे भी यहाँ पे, पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए वीडियो को, वीडियो पसंद आई हो तो आपको, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सोना यानी कि मुखौटा आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी कहाँ से बना है, पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, नकाब। क्रिस्मर, कैटल, ऑलपोर्ट, यंग यानी कि जिनको जुंग भी बोला जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, सिर्फ एंड्रोजेंस पाया जाता है कि सिर्फ एस्ट्रोजेंस पाया जाता है। एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों पाए जाते हैं, या सिर्फ एस्ट्राडियोल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों ही हार्मोन्स पाए जाते हैं किसमें, पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। तो प्राचीन की बात करें तो प्राचीन जो संगीत भी होता है, जो संगीत होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लासिकल म्यूजिक बोला जाता है। क्लासिकल का मतलब है शास्त्रीय से, और शास्त्रीय का मतलब है प्राचीन से, और प्राचीन का मतलब किससे है, पावलोव से है। तो ये इवान पी पावलोव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा। पावलोव ने किस पे अपना प्रयोग किया था, इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। स्किनर ने किस पे किया था, ये आप बताएंगे। स्पीयरमैन पे आ जाते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए हैं। अब बुद्धि सिद्धांत की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और थियरी भी आपको यहाँ पे जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए बुद्धि सिद्धांत के कितने यानी कि कितने कारक बताए हैं स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने इसके देखिए, स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक भी बताए थे, फिर बाद में इन्होंने चेंज करके 3 कारक भी बताए हैं। ठीक है, तो 2 कारक पहले बताए थे, फिर उसी में इन्होंने संशोधन करके उसके 3 कारक भी बताए थे। तो इसलिए बी और सी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट होगा और सी भी। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, बी और सी दोनों होगा। द्विकारक सिद्धांत भी दिया था और त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीएफ। एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इसके आधार पर मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए, अंकों पर होनी चाहिए कि ग्रेड पर होनी चाहिए, कि अंक और ग्रेड दोनों पर होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा था मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए, ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 15 था। तो इसमें 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमने पहले आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे आने वाली क्लासेस इसी पे डिपेंड करेंगी कि आपका फीडबैक किस प्रकार का रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।